हेलो नमस्कार शुभ प्रभात गुड मॉर्निंग एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जनवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो उससे पहले आपके लिए कुछ दो लाइनें। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे, तू जिंदा है बस जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो हर चीज का अपन कोई एक्सक्यूज देते हैं, बहाने बनाते हैं, ये सब करना छोड़ दो, बंद कर दो। और आप जिंदा हो इस धरती पे, ये सबसे बड़ी बात है। तो जिंदगी के नाक में आप दम कर सकते हो, आप हर चीज के मुकाम को हासिल कर सकते हो जो आप अगर ठान लो तो इच्छा है, मतलब आपकी अंदर कोई काम करने की इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने वायराक्तार अंकीची ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 का सफल परीक्षण किया है। किस देश ने वायराक्तार मतलब वायराक्तार अंकीची ड्रोन, उसका नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, वायराक्तार अंकीची, क्या नाम बेटा, वायराक्तार अंकीची ड्रोन से किसी सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 का सफल परीक्षण किया है। तो किस देश ने किया, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपके बता दूं यूएवी का मतलब क्या होता है। यूएवी का मतलब होता है बेटा अनमेन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। अनमेन्ड एरियल व्हीकल मतलब मानव रहित यान जो होते हैं ना, एरियल व्हीकल होते हैं अंतरिक्ष वाले, जैसे ड्रोन वगैरह हो गए, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो उसका क्या नाम है, यूएवी 122। इसका सफल परीक्षण किसने किया है बेटा, तुर्की देश ने किया है। किसने किया है, तुर्की ने इसका सफल परीक्षण किया है हाल ही में। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि तुर्की की राजधानी क्या है, तो तुर्की की राजधानी लिखो अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। राजधानी क्या है, राजधानी क्या है इसकी, कैपिटल क्या है तुर्की की, अंकारा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि तुर्की की मुद्रा क्या है बेटा, मतलब पैसा क्या चलता है वहां पे, तो क्या है, तुर्की लीरा। क्या चलता है वहां पे, तुर्की लीरा वहां पे चलता है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए साथ के साथ लिखा रहा हूं, आजकल एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो किसी देश की राजधानी पूछ ली जाती है, कई मुद्राएं पूछ ली जाती है, कि वहां पे ये पूछता है कि इनके साथ कौन सी इनमें से गलत है, कौन सा इनमें से सही है, या इनका सही का मिलान करो। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। तो कौन से देश ने सफल परीक्षण किया है, तुर्की ने किया है। ठीक है, तो अपने नोट्स के अंदर साथ के साथ बनाते रहना। और आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, और हमारे ऐप में मिल जाएगी। वहां आपको इनके फ्री ऑफ टेस्ट भी मिल जाएंगे, डेली वीकली करंट अफेयर जो भी होंगे, जो टेस्ट भी वहां पे मिल जाएंगे। तो उनके सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो क्या भारत के पास भी कुछ ऐसे ड्रोन है, कुछ है ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी टाइप की? बिल्कुल है, भारत के पास भी इनकी सुपरसोनिक इस तरह की मिसाइलें हैं। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तुर्की ने अपने स्वदेशी वायराक्तार अंकीची ड्रोन से सुपरसैनिक मिसाइल यूएवी का क्या है, सफल परीक्षण किया है, जो कि तुर्की की बढ़ती सैन्य क्षमता मतलब सैन्य ताकत को दिखाने के लिए, आत्मनिर्भरता को दिखाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, जिसे वायरकार कंपनी ने विकसित की है, जो एक दीर्घकालिक मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है, जो हवा से जमीन और हवा से हवा में हमला कर सकता है। मतलब एयर टू एयर और एयर टू, जैसे हवा से हवा मतलब एयर से एयर और एयर टू सरफेस भी ये हमले कर सकते हैं। इस तरह की ये सुपरसोनिक मिसाइल तैयार की गई है। ठीक है, और इस कितनी दूरी तय कर सकती है, ये 7,500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। मतलब आप जिसको किसी टारगेट को इनको भेजना है, तो 7,500 किलोमीटर भी कोई टारगेट दूर है तो उसको भी ये भेद सकती है, इतनी दूरी ये तय कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
खेल रत्न अवार्ड 2025 कितने एथलीटों को सम्मानित किया जा रहा है, कितने खिलाड़ियों को किया जा रहा है? बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, कितने खिलाड़ियों को दिया जा रहा है 2025 का। क्वेश्चन को स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट बना लो, जो भी है, आपको फूल पत्ती लगानी है, कुछ भी बनाना है बना लो, पक्का एग्जाम में छपेगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो कितने खिलाड़ियों को दिया जा रहा है इस बार? 4 खिलाड़ियों। कितने? 4 खिलाड़ी। वो 4 कौन कौन से हैं वो भी नाम लिख लो। सबसे पहले मनु भाकर, पहली कौन है बेटा? मनु भाकर। मनु भाकर को क्यों मिल रहा है? मनु भाकर को इसलिए मिल रहा है, इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते थे। कौन से? 2 कांस्य। किसमें? ओलंपिक में। किसमें? ओलंपिक में। ओलंपिक में। ओलंपिक में इन्होंने कितने कांस्य पदक जीते थे? 2 कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। इन्होंने ओलंपिक के अंदर 2 कांस्य पदक जीते थे, इतना याद रखना, ठीक है। इनका खेल कौन सा है? कौन सा है बेटा? निशानेबाजी। कौन सा है? निशानेबाजी या शूटिंग इनका क्या है? खेल है, ठीक है। मनु भाकर हो गया 1 नंबर। दूसरे खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। दूसरा खिलाड़ी कौन सा है? दूसरे खिलाड़ी डी गुकेश। कौन है बेटा? डी गुकेश। इन्होंने भी क्या किया है? शतरंज के अंदर वर्ल्ड चैंपियन शतरंज हुई, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। तो डी गुकेश का संबंध किससे है? शतरंज से, ठीक है। इनको भी मिल रहा है। तीसरे कौन से हैं? प्रवीण कुमार बेटा। कौन है? प्रवीण कुमार। इन्हों का संबंध कौन से खेल से है? हाई जंप से। हाई जंप। हाई जंप से इनका संबंध है। इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर, याद रखना, आगे लिख लेना, पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया, इसलिए प्रवीण कुमार को दिया जा रहा है। और चौथे कौन है? हरमनप्रीत। हरमनप्रीत हमारे हॉकी वाले सरदार जी को मिल रहे हैं। इन्होंने ओलंपिक के अंदर हॉकी को 2 बार, हॉकी टीम को 2 बार कांस्य पदक जिताया है। कितनी बार? हॉकी टीम को, किसको बेटा? हॉकी टीम को, हॉकी टीम को 2 बार कौन सा पदक दिलाया है? कांस्य पदक दिलाया, इसलिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। तो अब आपको बताना है खेल रत्न अवार्ड जो दिया जा रहा है, इसका पहले नाम क्या था? बताओ क्या नाम था? खेल रत्न अवार्ड था। नाम किसका चेंज हुआ है? किसका? ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले क्या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, और अब क्या हो गया? इसका नाम है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया। इसका नाम कब चेंज हुआ है ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, और कितनी धनराशि दी जाती है ये भी आप कमेंट करके बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए आज का मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे मान लो, कुछ भी मान लो, एग्जाम में पक्का आएगा, कमेंट करना, ठीक है। इसका नाम कब चेंज हुआ था और कितनी अवार्ड इसमें राशि दी जा रही है? कितने खिलाड़ियों को? 4 खिलाड़ियों को इस बार दिया जा रहा है। एग्जाम में पक्का क्वेश्चन छपेगा। इनके बारे में थोड़ी जानकारी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2025 के लिए खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं को आधिकारिक घोषणा कर दी है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। गुकेश डी को शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर निशानेबाजी को प्रदान किया जाएगा। कब होगा? राष्ट्रपति भवन में होने वाला है 17 जनवरी 2025 को यह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री कौन है पता है क्या? नहीं पता। मुझे पक्का विश्वास है आपको खेल मंत्री के बारे में पता नहीं है। हमारे देश के खेल मंत्री कौन है? क्योंकि सबको कोई भी काम होता है, हर चीज का क्रेडिट किसको जाता है? हमारे प्रधानमंत्री को जाता है। तो वो ही सबसे पहले आगे रहते हैं फोटो खिंचाने में। तो लोग मोदी जी के अलावा किसी को नहीं जानते कि देश का खेल मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, जल मंत्री कौन है, किसी को कुछ पता नहीं। लिख लो खेल मंत्री कौन है बेटा? मनसुख मांडविया। कौन है खेल मंत्री? मनसुख मांडविया। खेलने से क्या रहता है? मन सुख रहता है, मन अच्छा रहता है, खुशी रहता है। तो याद रखना बस मन सुख, इतना याद रखो। मन सुख नाम आ जाए वहां टिक मार देना। खेलने से क्या है? मन खुशी रहता है, सुख रहता है। तो मन सुख मांडविया हमारे क्या है? खेल मंत्री है। ये भी आपको लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाकघर के बचत खातों पर ब्याज दर को कौन नियंत्रण करता है? डाकघर के बचत खातों पे बचत खाते हैं, उनको ब्याज दरों को कौन नियंत्रण करता है? तो डाकघर की ब्याज दर कौन नियंत्रण करेगा? डाकघर की ब्याज दर कौन करेगा? डाकघर की ब्याज
दर है, जो ब्याज दर है उसको नियंत्रण कौन करेगा? ब्याज दर नियंत्रण कौन करता है? तो इनको जो नियंत्रण करता है वो कौन है बेटा? नियंत्रण करने वाला केंद्रीय वित्त मंत्रालय है हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय इसको नियंत्रण करता है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको नियंत्रण करते हैं। भारतीय डाक सेवा कब प्रारंभ हुई है, इसका कब गठन हुआ? तो कब हुआ था? 1800, बताओ कितने में हुआ था? 56 में। ठीक है, और वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री की बात करूं, वित्त मंत्री की बात करूं, हमारी निर्मला ताई है। कौन है बेटा? निर्मला सीतारमण, सीतारमण। ठीक है, काफी टाइम टू टाइम ये के चर्चाओं में रहती है। कभी इनको प्याज महंगे हो जाते हैं तो इनको प्याज नहीं खाने होते हैं, बोलती है खाना ही छोड़ दो। कभी ये जीएसटी को लेके, कभी टैक्स को लेके, कभी किसी चीजों को लेके ये काफी चर्चा में रहती है। तो कौन नियंत्रण करता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय इनको नियंत्रण करता है। ठीक है, भारतीय डाक घर की जो अंदर अपन जो पैसे जमा कराते हैं इसकी ब्याज दर को ये नियंत्रण या कंट्रोल करता है। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी, केंद्रीय वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2024-25 के अंतिम तिमाही 1 जनवरी से 31 मार्च, जो मतलब तिमाही का मतलब 3 महीने, और साल में कितनी तिमाही आती है? 4 आती है, 4 तिये 12 हो गए ना। ठीक है, तो राष्ट्रीय लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यह योजनाएं डाकघर सार्वजनिक भविष्य निधि के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराई जाती है। इसमें निवेश 100% सुरक्षित होता है, क्योंकि इसकी गारंटी किसको? भारत सरकार द्वारा दी जाती है। तो इनकी ब्याज दरें कौन कंट्रोल करता है? वित्त मंत्रालय करता है, निर्मला सीतारमण जो इसकी मंत्री है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार देश में भूजल पुनर्भरण कितने घन मीटर क्यूब की वृद्धि की गई है? देश के अंदर एक नई रिपोर्ट आई है, जल मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, जिसके अंदर यह बताया गया है कि 2024 के अंदर, ठीक है, जो रिपोर्ट आई है ये, इसमें क्या बताया गया कि पुनर्भरण मतलब कितना वापिस जमीन के अंदर पानी की फिलिंग की गई है, मतलब जमीन के अंदर पानी की फिलिंग की है, पुनर्भरण किया गया है, तो कितना क्यूबिक घन मीटर किया गया, कितनी वृद्धि हुई है? तो वो बेटा कितना किया गया है? 15 अरब घन मीटर। कितना? 15 अरब घन मीटर क्यूबिक की वृद्धि की गई है। कितने? 15 अरब घन मीटर क्यूब की वृद्धि की गई है। तो अब बताओ बेटा जल मंत्री कौन है? मोदी जी? मोदी जी तो नहीं है। जल मंत्री कौन है? मोदी जी नहीं है। सब कुछ मोदी जी नहीं हो सकते, तो कौन है? कुछ बच्चे सोच रहे हो गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत भी नहीं है बेटा, ये पिछली योजना में थे, अब चेंज हो गया। अब कौन है? CR पाटिल। पाटिल लिख लो बेटा, CR पाटिल हमारे क्या है? जल मंत्री है भारत सरकार के। याद होना चाहिए, चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे पहले उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 31 दिसंबर 2024 को अपनी गतिशील भू जल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 जारी किया, जिसमें बताया है कि 2011 से 24 के बीच, कितने? 11 से 24 के बीच भूजल पुनर्भरण में 15 बिलियन क्यूबिक मीटर की वृद्धि की गई है, और भूजल निष्कर्षण में 3 बिलियन क्यूबिक मीटर की कमी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण कितना हुआ है? कितना हुआ है? 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण किया है। बट 2011 से 24 के बीच में कितना हुआ था? तो वो हुआ था 15 बिलियन क्यूबिक मीटर हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आज का क्या बोलता है? अभी हाल ही में किस टीम ने संतोष ट्रॉफी हासिल की है? संतोष ट्रॉफी बेटा कौन सी? संतोष ट्रॉफी। कौन सी? संतोष ट्रॉफी। इसका संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का बताओ संबंध किस खेल से है? तो वो है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से इनका संबंध है। ठीक है, तो विजेता टीम कौन सी है? बताओ विजेता टीम कौन सी है? विजेता टीम बताओ। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल क्या है? विजेता टीम है। उपविजेता कौन है? इसको इन्होंने किस टीम को हराया है?
तो उप विजेता की मैं बात करूं, उप विजेता, विजेता टीम कौन है हमारी, उप विजेता टीम की बात करें, उप विजेता कौन है तो वो कौन सी है बेटा, केरल है। अब इसमें एक नई चीज मैं आपको और बता दूं, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है, और संतोष ट्रॉफी के अंदर विजेता टीम को कितनी धनराशि दी जाती है, उप विजेता टीम को कितनी धनराशि दी जाती है, यह भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो अब लिखो, विजेता टीम होती है उसको जो धनराशि है, जो इनाम राशि है वो है बेटा 5 लाख रुपए। कितनी, 5 लाख रुपए। उप विजेता को कितनी है, 3 लाख रुपए उप विजेता को दी जाती है। 5 लाख विजेता को और उप विजेता को 3 लाख है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल इसका क्या है, राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, ये संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण था। ये कौन सा संस्करण था, 78वां संस्करण। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि संतोष ट्रॉफी 78वां संस्करण विजेता टीम कौन सी रही है, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल। तो संस्करण के फाइनल में पश्चिम बंगाल ने 31 दिसंबर 2024 को केरल को हराकर अपनी 33वीं जीत हासिल की है। यह बंगाल का 47वां फाइनल था, जबकि केरल का 16वीं बार का फाइनल में स्थान पाया है। और बंगाल को 5 लाख रुपए और केरल को 3 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। अब इसमें यह भी एक क्वेश्चन और बनता है, प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप कौन रहा है, इस ट्रॉफी का प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप कौन रहा है, तो वो बंगाल के खिलाड़ी है, कौन है बेटा, रोबी। कौन है, रोबी। आप याद रखना क्या नाम है, रोबी हंसदा। क्या है, रोबी हंसदा। ये क्या है, प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप रहे हैं। क्या प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप रहे हैं, किसके, संतोष ट्रॉफी के। 5 लाख विजेता को, उप विजेता को 3 लाख है। और ये कौन सा संस्करण था, 78वां संस्करण था। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। साथ के साथ हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि करंट अफेयर आपको इस तरह का कराना है कि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए हमें छूटना नहीं चाहिए, हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने चीज पढ़ी नहीं है। हमारी कॉपी से, हमारी क्लास से ही हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। और जब एग्जाम हॉल में बैठे तो सिर्फ हमें ही ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल हमने पढ़ा है और हमें क्वेश्चन आ रहा है। तो एग्जाम की खोपड़ी में पूरा हमें छेद करके आना है उस दिन। ठीक है, तो इस तरह का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही रिपोर्ट के अनुसार भारत का रक्षा निर्यात कितने आंकड़ों को पार कर गया है। रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि भारत सरकार ने अभी जितने भी निर्यात किए हैं, कितने जो उपकरण है, जो वेपन्स है, जो सेना से संबंधित, तो रक्षा मंत्रालय से संबंधित जो भी है सामग्री हमने निर्यात की है, दूसरे देशों को बेचा है, हमने कितना मतलब निर्यात किया है, कितने उसमें आंकड़ों को हमने पार कर दिया है। तो वो कितने आंकड़े पार कर दिए, 21,000 करोड़ से ऊपर ने हमने क्या कर दिया, निर्यात कर लिया। कितना बेटा, 21,000 करोड़ से ऊपर का निर्यात कर लिया। अब आपसे पूछा जाए कि रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री क्या मोदी जी, नहीं बेटा, क्योंकि आप मोदी जी को देखते हो होली दिवाली पे कभी कोई विमान का लॉन्चिंग होती है, लड़ाकू विमान आता है देश के अंदर, या कोई युद्ध पोत वगैरह है उनकी सेरेमनी होती है, कुछ भी कार्यक्रम, तो मोदी जी वहां पहुंच जाते हैं और वो उसी जैकेट में आ जाते हैं आर्मी वाले लुक में। तो सब लोग सोचते हैं मोदी जी होंगे, बट मोदी जी नहीं है। तो कौन है, राजनाथ सिंह है। कौन है बेटा, राजनाथ सिंह क्या है, हमारे रक्षा मंत्री है। ठीक है, देश के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21,000 करोड़ इसका क्या है, राइट आंसर होने वाला है। भारत की रक्षा निर्यात में पिछले दशक में 2,000 करोड़ रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 21,000 करोड़ रुपए तक की अद्वितीय वृद्धि हुई है। 29 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2029 तक निर्यात को कितना 50,000 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सफलता स्वदेशी निर्माण और तकनीकी प्रगति का परिणाम है। अब सरकार ने 2029 तक कितना लक्ष्य रख लिया है, 2029 का लक्ष्य क्या है इनका लक्ष्य है कि हमें 50,000 करोड़ पे पहुंचना है। ठीक है, 21,000 करोड़ पे तो ये पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का पहला मिशन कौन सा है जिसका नाम किसी जीवित शोधकर्ता के नाम पे रखा गया है। ज्यादातर क्या होता है, किसी चीज का हम नाम रखते हैं, उसका आविष्कार करते हैं, उसको शोध करते हैं, तो
क्या किसी व्यक्ति को जिसका मृत्यु होने के बाद ही उस पर नाम वगैरह रख सकता है, पर नासा ने पहली बार ऐसा कर दिया कि कोई जीवित व्यक्ति है और उसी के नाम पे उस मिशन का नाम रख दिया है। तो वो मिशन कौन सा है बेटा? पार्क सोलर प्रोब। कौन सा है? पार्कर सोलर प्रोब। अब जो शोध करता है उनका नाम पार्कर है बेटा, उनका नाम क्या है? पार्कर, तब उनके नाम में रखा गया है। और वैसे मिशन मेन क्या है? सोलर प्रोब है, उसके आगे नाम क्या रखा है? पार्कर सोलर प्रोब। तो इसमें सोलर प्रोब है, जो पार्कर सोलर प्रोब जो मिशन है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि ये जो हमारे सोलर सिस्टम है, जो सन है, जो सूर्य है, इसका अध्ययन करे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करे, ये किस तरह काम करता है, उसका वायुमंडल कैसा है, मतलब उनका उसके बारे में ही सारी चीजें प्राप्त करने या उसकी अध्ययन के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए सूर्य की या सोलर सिस्टम की ये मिशन लॉन्च किया गया। तो पार्कर सोलर प्रोब इसका नाम है। तो लॉन्च किसने किया है बेटा? नासा ने। किसने? नासा ने। ठीक है, नासा ने इसको लॉन्च किया। नासा का मुख्यालय कहां पे है? ठीक है, नासा कहां की एजेंसी है? यूएसए की है। नासा किसकी एजेंसी है बेटा? नासा यूएसए की एजेंसी है। किसकी एजेंसी है? नासा यूएसए की है। जिस तरह हमारे देश में क्या है, जिस तरह हमारे देश में क्या है, इसरो है, हमारे देश में इसरो है, इसी तरह नासा किसकी है? यूएसए की है। ठीक है, हमारे देश में इसरो है, उसी तरह नासा यूएसए की है। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं। इसरो कहाँ की है? इसरो किसकी है? इंडिया की है। इसरो किसकी है? भारत की है। इंडिया की इसरो है। रसिया की बात कर लेते हैं। रसिया की क्या? रसिया की बहुत है, मस्त नाम है, रोसकोसमोस रसिया की है। ठीक है, जापान की बात करूं तो जापान की क्या है? जापान की कौन सी है? जाक्सा। जापान की कौन सी है बेटा? जाक्सा। चाइना की भी बात कर लेते हैं, चलो ये भी क्यों छोड़ते हैं, आ सकता है CNSA। चाइना की क्या है? CNSA, चाइनीज, ठीक है, चाइनीज नेशनल स्पेस एक्स है इसका, वो है स्पेस अथॉरिटी है, CNSA, ये चाइना की है। अब यहाँ पे दो नाम और लिखे हैं, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। अब चंद्रयान अपना जो सिस्टम लॉन्च हुआ था, इसमें लैंडर का नाम आपको कभी पूछा जाए तो क्या है? लैंडर कौन सा है? लैंडर है विक्रम। लैंडर है विक्रम। लैंडर क्या है बेटा? विक्रम। और रोवर कौन सा था? रोवर कौन था? रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। ठीक है, जिस जगह ये लैंडिंग हुई थी उस जगह का नाम क्या था? ठीक है, लैंडिंग हुई उस जगह का क्या नाम था? वो था बेटा शिव शक्ति शिव शक्ति, रुको एक मिनट, उस जगह का नाम क्या था? उस जगह का नाम था शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट उस जगह का नाम था जहां पे चंद्रयान ने लैंड किया। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। रोवर कौन था? लैंडर कौन सा था? ठीक है, कहां पे लॉन्च किया, उस जगह का नाम क्या था? ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम है, बट धीरे धीरे आपके साथ डेली क्लास लगेगी तो राइटिंग में बहुत ज्यादा हो जाएगी, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के भेद पास उड़ान भरते हुए कितना 4,30,000 मील प्रति घंटे की गति और 982 डिग्री सेल्सियस ताप सहन करके ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित की है। 2018 में लॉन्च किया गया। यह नासा का पहला मिशन है जिसका नाम किसी जीवित वैज्ञानिक यूजीन न्यूमेन पोरकर के नाम पे रखा है। देखो इनका नाम क्या है, जीवित वैज्ञानिक वो कौन सा है? यूजीन न्यूमेन पोरकर। तो उसके नाम के आगे क्या लगा है? मिशन के आगे पोरकर सोलर प्रोब लगा है। ठीक है, के नाम पे रखा गया। उसका उद्देश्य क्या है? सूर्य के कोरोना के 3.8 मिलियन मील के दायरे में सूर्य के तापमान, सूर्य के पवनों, स्रोत, ऊर्जा, पवन कण, गति आदि इनका अध्ययन करने के लिए मिशन लॉन्च किया गया। मतलब सूर्य के बारे में स्टडी करने के लिए मिशन लॉन्च किया गया था 2018 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अभी हाल ही में भारत किस शक्तिशाली परमाणु डूबी को भारतीय नौसेना में शामिल कर रहा है? किसको शामिल कर रहा है? पनडुब्बी को शामिल कर रहा है। भारतीय नौसेना में शामिल की जा रही है कि परमाणु पनडुब्बी को। ठीक है, ठीक है,
शक्तिशाली पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। तो उसका नाम क्या है, उस पनडुब्बी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो पनडुब्बी है बेटा वागशीर। कौन सी है? वागशीर। क्या भारत के पास कोई परमाणु पनडुब्बी है? बिल्कुल है। परमाणु पनडुब्बी का नाम लिख लो। परमाणु पनडुब्बी कौन सी है भारत के अंदर? परमाणु पनडुब्बी की मैं बात करूं तो वो भारत के अंदर कौन सी है? वो है अरिहंत। अरिहंत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है और रिपीटेड होने के चांसेस है। इसके स्टार लगा लेना। परमाणु पनडुब्बी भारत के पास कौन सी? अरिहंत है। और अभी जो हाल ही में नौसेना के बेड़े में शामिल की गई वो कौन सी बेटा? वागशीर। वागशीर। इसमें दो नाम और है, सूरत और नीलगिरी। ये क्या है? दो युद्धपोत वाहक है, एक तरह के हेलीकॉप्टर है। ये भी इसी के साथ ही उसी दिन जिस दिन ये वागशीर शामिल हुई थी उसी दिन इन दोनों को, युद्धपोत वाहक को भी इस बेड़े में शामिल किया गया था। इन दोनों को भी उसी दिन शामिल किया गया। तो उसका राइट आंसर क्या है? वागशीर। इसका क्या है बेटा? राइट आंसर है वागशीर। इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है इसकी। और हाँ, नौसेना प्रमुख कौन है ये लिखो। नौसेना प्रमुख, सेना प्रमुख कौन है? नौसेना प्रमुख लिखो भाई। कौन है नौसेना प्रमुख? हमारे कौन है? नौसेना प्रमुख है दिनेश त्रिपाठी। कौन है बेटा? दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी हमारे नौसेना प्रमुख है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर इन सबका मुख्यालय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वो तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो भारतीय नौसेना 15 जनवरी 2025 को मुंबई में स्थित नौसेना डॉकयार्ड में एक समारोह में 2 स्वदेशी निर्मित युद्धपोत सूरत और नीलगिरी और एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी शामिल कर रही है। कौन सी? डीजल इलेक्ट्रिक। परमाणु पनडुब्बी तो अरिहंत है। ये जो वागशीर है वो कौन सी है? डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को शामिल करेगी। इन उपकरणों का निर्माण किसने किया? एक जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, वो कौन सी है? माझगांव डॉक लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। ठीक है। और सूरत और नीलगिरी युद्धपोत कई हेलीकॉप्टरों के संचालन करने में सक्षम है। नीलगिरी में स्टेल्थ तकनीक है, जबकि सूरत कोलकाता क्लास डेस्ट्रोयर का उन्नत संस्करण है। ठीक है, ये दो युद्धपोत वगैरह शामिल किए गए हैं। युद्धपोत जो सूरत और नीलगिरी, और पनडुब्बी कौन सी है? वागशीर है। ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीआरपीएफ फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म की बात करूं तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। ठीक है। मुख्यालय कहां है? मुख्यालय कहां पे? मुख्यालय कहां पे है? दिल्ली के अंदर। कहां पे है बेटा? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। ठीक है। किसके अधीन आता है ये? किसके अधीन आता है ये? रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, याद रखना। ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। किसके? गृह मंत्रालय। स्थापना लिख लेते हैं। हाँ, स्थापना की बात करें कब हुई थी? 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? वितल कुमार को। किसको? वितल कुमार को इसके नए महानिदेशक बने जा रहा है। तो मंत्रालय की बात कर लेते हैं पहले। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं। मंत्रालय कौन सा बेटा? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय हमारे गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है बताओ? अमित शाह है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। और गृह मंत्री क्या है? अमित शाह है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्थापना हो गई, मुख्यालय हो गया, फुल फॉर्म हो गई। ठीक है। तो नए महानिदेशक कौन बन रहे हैं? वितल कुमार इसके नए महानिदेशक बन रहे हैं। वितल कुमार को 31 दिसंबर पेन टपक गया। मतलब क्या है? क्वेश्चन पक्का एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, पेन टपका है भैया। इसका मतलब यही है, जब जब हाथ से पेन टपकता है वो क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आने वाला है। तो वितल कुमार को 31 दिसंबर 2024 को प्रभावी रूप से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। नियुक्त मौजूदा महानिदेशक कौन है? अभी
अनीश दयाल सिंह हैं, ये जब रिटायर होंगे, सेवानिवृत्त होंगे, तो इन्हीं के स्थान पे कौन आएंगे? वितल कुमार आएंगे और वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे। वो एक आईपीएस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के, 1993 के, और ये अपना कार्य स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युगों के माध्यम का पुस्तक का विमोचन क्या किसने किया? पुस्तकों वाले क्वेश्चन भी काफी ट्रेंड में आजकल पूछे जाते हैं, तो इन पुस्तक का विमोचन किसने किया है बताओ? हमारे जो गृह मंत्री है, कौन है? अमित शाह जी, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, तो ये क्या है? गृह मंत्री लिखो। इसमें पुस्तक में क्या बताया है? इस पुस्तक में यह बताया कि जो जम्मू कश्मीर की संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज है, तो पुरानी चीजें, इतिहास है, इन सब चीजों के बारे में बताया गया। तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया। अमित शाह के ने इसका विमोचन किया। अमित शाह क्या? गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी है। ठीक है, सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्री भी, ये भी याद रखना बेटा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। राजनाथ सिंह जी क्या है? रक्षा मंत्री है। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी क्या है? रक्षा मंत्री। ज्योतिराज सिंधिया क्या है बताओ? ठीक है, जो पूर्वोत्तर राज्य है उनके विकास के जो मंत्री है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्री, पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, जो हमारे जो 7 सिस्टर है, जो पूर्वोत्तर राज्य है पूर्व की ओर, उनके विकास के कार्यभार सब इनको दिया है, इनको डेवलपमेंट करने का। ये कहां से हैं? ये एमपी से हैं। जो जयंत चौधरी ये यूपी से हैं। दोनों ही क्या है बेटा? राज्यसभा सांसद है। ठीक है, दोनों ही क्या? राज्यसभा सांसद है। और ये क्या है? उद्यमिता विभाग के मंत्री है। किसके? उद्यमिता, रुको, किसके? उद्यमिता विभाग मंत्री है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युगों के माध्यम से जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का आधिकारिक तौर पे 2 फरवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा क्या है? नई दिल्ली में विमोचन किया गया। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। याद रखना, शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और साथ में कौन थे? केंद्रीय मंत्री अमित शाह। इन्होंने इस पुस्तक का क्या विमोचन किया है? इसका जम्मू और कश्मीर के ऐतिहासिक व्याख्यान एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके समग्र का इतिहास, संस्कृति, युगों से चली आ रही निरंतरताओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। मतलब इस पुस्तक का मेन उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर का इतिहास कैसा था, परंपरा जो चली आ रही है उनके बारे में, उनके संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो कब कहाँ हुआ था इसका विमोचन? दिल्ली के अंदर 2 जनवरी 2025 को अमित शाह ने और धर्मेंद्र प्रधान ने किया, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों ही मंत्री है। अमित शाह जी गृह मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान क्या है? शिक्षा मंत्री है। तो और ये हमारे एक क्वेश्चन आपके लिए और है, वर्ल्ड बिल्टन शतरंज चैंपियंस का आयोजन कहां पे किया था? वर्ल्ड बिल्टन शतरंज चैंपियन का आयोजन कहां पे किया गया था? तो ये न्यूयॉर्क मतलब यूएसए में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ठीक है, यूएसए। अब ये बताओ, चेन्नई किसकी राजधानी है? बताओ। तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी कौन है? चेन्नई। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। ठीक है, और रोम किसकी राजधानी है बेटा? इटली की राजधानी है। लो, एक क्वेश्चन में मैंने फिर से आपको 4 क्वेश्चन करा दिए, ये भी याद रख लेना, बहुत बार पूछ देता है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है, चलते हैं। इसमें क्या है? मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची ने इन्होंने के बीच में एक मैच हुआ था शतरंज का। तो इसमें क्या है कि आपस में फिर सहमति बनी थी, क्योंकि दोनों के मैच ड्रॉ हो गए, 3 मैच, और लास्ट में आपसी सहमति बनी थी टूर्नामेंट की। और टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजन हुआ था? न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। अब हम डिस्कस करेंगे 10 वन लाइनर क्वेश्चन, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसरो ने अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? स्पाडेक्स। इसरो ने डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए एक मिशन लॉन्च किया, और ये मैंने पूरा डिटेल से आपको कल वाले क्लास में बताया भी था।
पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है? पीएसएलवी का पूरा नाम है। रजत वर्मा को किस बैंक के सीईओ बनाए गए हैं? तो रजत वर्मा को डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया के नए सीईओ बनाया गया है। अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड प्रोटोटाइप CR 450 मतलब उसका प्रोटोटाइप पेश किया है? तो चाइना ने चीन देश ने सबसे ज्यादा हाई स्पीड ट्रेन का उसका प्रोटोटाइप पेश कर दिया CR 450 का। कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य अभी हाल ही में किस जीव की दूसरी जनगणना संपन्न हुई है? तो कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश के अंदर जहां फिशिंग कैट की जनगणना पूरी हुई है। फिशिंग कैट का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रियोनेलुरस विवेरिनस। क्या है? प्रियोनेलुरस विवेरिनिस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। सेल को दूसरी बार किस चीज का दर्जा मिला है? सेल एक पीएसयू कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है। कितनी बार मिला है? दूसरी बार इसको दर्जा मिला है। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब केरल ने किससे हराकर अपने नाम किया? तो चंडीगढ़ को हराकर अपने नाम कर लिया है। कौन सी राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल, कौन सी? सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब है केरल ने किसे हराकर? चंडीगढ़ को हराकर अपने नाम कर लिया है। हाल ही में नेपाल में तामुलोसर महोत्सव मनाया गया। किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये भी अपने कल डिटेल से पढ़ा, किसके? गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि तामुलोसर फेस्टिवल कहां पे आयोजित किया जाता है? तो तामुलोसर फेस्टिवल नेपाल के अंदर आयोजित किया जाता है। वेब्स का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। ठीक है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट है वेव्स। और ये पहला जो अपना इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, सम्मेलन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? गोवा के अंदर हुआ था। और प्रसारण मंत्रालय इसका काम कर रहा है। भारत सरकार और ये अपने गोवा सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है, तब ये काफी चर्चा में है। ठीक है, तो ये आज के हमारे 10 वन लाइनर क्वेश्चन भी थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे, अच्छे भी आए होंगे। अपने नोट्स वगैरह बनाते रहें अगर, और कमेंट करना न भूलें, क्लास को लाइक करना भी न भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।